नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक स्पेशल एडिशन सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ रही तेज़ी से MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। और आपके लिए हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे जिनकी राय और मशवरे से हम इस पूरे मुद्दे को समझ सकें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बच्चों में फैल रहे ये MIS-C का क्या कनेक्शन है कोरोना वायरस के थर्ड वेव से। आज हम आपको इसी बारे में बताना चाहते हैं ताकि आप अपनी तैयारी अभी से कर लें। तो इस बात से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट का ये सीधा सवाल भारत सरकार से था कि अगर थर्ड वेव आती है तो क्या कोई इमरजेंसी प्लान है, क्योंकि अगर थर्ड वेव ने हमला किया तो सरकार इस स्थिति को कैसे संभालेगी, बच्चों की जान कैसे बचाई जाएगी, क्योंकि बच्चे तो खुद चलकर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, बच्चे तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि लहर दूसरी हो या तीसरी, इन तैयारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोज़ बहस चलती रहती है, यानी तैयारियां भी अदालतों के ज़रिए हो रही हैं। इसका साफ मतलब है कि हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है। हर परिवार में बड़े बुजुर्ग अपने पर पड़ी बड़ी से बड़ी मुसीबतें सह लेते हैं, लेकिन जब बच्चों के जीवन पे कोई संकट आता है तो उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। ये इंटरव्यू हर एक पेरेंट, हर एक बच्चे, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है, आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए इस MIS-C के मामले को हम बारीकी से समझते हैं और इस बारे में हमें सही सलाह, सही मशवरा देने के लिए हम इनवाइट करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को, रेनाउंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नेहा जोशी को फ्रॉम सीताराम भाटिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसे हम फॉर्मली सीताराम भाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर नेहा हैज़ मोर देन 13 years of experience as a medical practitioner, specializing in children and their diseases with comprehensive child health evaluation. Dr. Neha, thank you so much for joining us today. Thank you for inviting me. Thank you. You're welcome. हम इस खास विषय पर आपकी राय, आपकी सलाह लेना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है ये MIS-C और कोविड के थर्ड वेव से क्या कनेक्शन है इसका। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कोविड का थर्ड वेव और MIS-C एक चीज नहीं है। इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि थर्ड वेव किसे कहते हैं। तो जब भी महामारी आती है, जब भी पैंडेमिक्स होते हैं, इनका ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस यही है कि ये वेव पैटर्न्स में आते हैं। वेव पैटर्न वो सिचुएशन है जिसमें एक ही साथ क्लस्टरिंग होती है और एक ही साथ ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाती है जिनमें इम्यूनिटी नहीं है इस पर्टिकुलर बग या इस कीटाणु के अगेंस्ट। फिर जैसे जैसे उनको एक्सपोजर होता है उनमें एंटीबॉडीज आती हैं, प्रोटेक्शन बनता है, और जब क्वारंटीन करते हैं तो इसका ट्रांसमिशन रुकता है। इस तरीके से ये वेव थमती है। तो कुछ समय बाद ये कीटाणु नए लोगों को ढूंढ सकता है जिसमें ये इम्यूनिटी, जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ है या जिनको वैक्सीन नहीं है, जिनमें ये मेमोरी नहीं है या ये सीख नहीं है कि इस कीटाणु से कैसे बचना है। तो सेकेंड वेव या सब्सिक्वेंट वेव उसको कहेंगे जिसमें यही कीटाणु वापस से नए लोगों में इन्फेक्शन के सिम्टम्स ला रहा है। कोविड का कीटाणु हम देख रहे हैं हर वेव में एक कॉमन सेट ऑफ सिम्टम्स ला रहा है, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द, बदन में दर्द। और अगर हम बच्चों में बात करें तो अधिकतर ये सिम्टम्स माइल्ड ही हैं। तो थर्ड वेव वो वेव कहलाएगी जिसमें जब भी कभी दोबारा से वापस से एक शॉर्ट स्पैन में, कम समय के अंदर ज़्यादा लोग में इन्फेक्शन का एविडेंस या इन्फेक्शन का अनुमान हमें मिलेगा। MIS-C एक अलग एंटिटी है जिसका फुल फॉर्म है मल्टी सिस्टम, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व होना, बहुत सारे सिस्टम्स में इन्वॉल्व होना। इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशन माने कि अंदर सूजन आ जाना, एंड सिंड्रोम माने कि इसमें एक ही साथ बहुत सारे लक्षण आते हैं। एक ही चीज की बिना पे हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे कॉम्पोजिशंस को मिला के, क्लस्टरिंग ऑफ कंप्लेंट्स को मिला के ये सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम फिलहाल एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो अभी भी रिसर्च में है और हम इसको अभी भी स्टडी कर रहे हैं। बट अभी तक जो हमें जानकारी मिली है इस सिंड्रोम में, वो यूनिकली ये है कि ये रिकवर्ड बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। जिन बच्चों में कोविड से रिकवरी हो चुकी है, ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त Recording in कंटेजियस progress. नहीं है।
ये वो बच्चे हैं जिनको 2 हफ्ते या 6 हफ्ते पहले इनका कोविड से एक्सपोज़र हुआ था। हो सकता है 2 या 6 हफ्ते पहले इनको कभी कोई सिम्पटम ही ना आए हों, या हो सकता है इनको तब सिम्पटम्स आए हों। पर अब 2 से 6 हफ्ते के बाद इनमें भी फ़ीवर की परेशानी, अ, बदन दर्द की परेशानी, जोड़ों में दर्द होने की परेशानी, अ, उल्टी होने की परेशानी आ रही है। पर ये इन्फेक्शन से नहीं आ रही है, ये सूजन से आ रही है, ये एक तरीके की इन्फ्लेमेशन से आ रही है। और देखा गया है कि इन सब बच्चों में एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव, इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। जो थर्ड वेव है वो एक्टिव इन्फेक्शन की बात अगर हम करें तो वो है। बट एमआईएससी आप कह सकते हैं शैडो है, परछाई है सेकंड वेव की, कि जो बच्चे रिकवर कर गए हैं उनमें ये लक्षण है फीवर, बदन दर्द, बुखार के। पर ये बट ये एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, ये रिकवरी में सूजन के साइंस है जिसके कारण से ये पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन्फेक्शन और एमआईएससी इज लाइक अ शैडो, मतलब जो उसको परछाई की तरह हमें दिखने में आ रही है। ओके डॉक्टर नेहा, क्या ये एक नया सिंड्रोम है जो कि सार्स कोवी 2 के म्यूटेशन से आ रहा है, या फिर इसकी न्यूज़ इन्फेक्शन हम पहले भी सुनने में आ चुके हैं ये? सो ये पहली बार नहीं नजर में आया है। फर्स्ट टाइम ये अप्रैल 2020 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले हमें पता चला कि कुछ बच्चे हैं, उनमें सिमिलर लक्षण आ रहे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तब इसमें अनुमान आया तो जी। देखा गया कि फर्स्ट वेव के बाद भी कुछ बच्चों में ये देखा गया। तो अभी तक की रिसर्चेस से हमें ऐसा पता चला है कि अधिकतर 1% से कम बच्चों में जिनको कोविड हुआ था उनमें ये हमें दिखता है। ये हमें फर्स्ट वेव के बाद ही पता चला था। सेकेंड वेव में ये ज्यादा नंबर्स में पता चला है। इसके शायद दो कारण हैं। एक ये कि फर्स्ट वेव में जितने लोगों में ये इन्फेक्शन हुआ और उससे जितने बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, सेकेंड वेव में ये इन्फेक्शन 3 टाइम ज्यादा था। बहुत सारे लोगों को एक साथ ये इन्फेक्शन हुआ। तो जब बहुत बढ़िया। फैमिलीज में ये हुआ और सेकेंड टाइम ये बहुत ही इन्फेक्शियस वेरिएंट था। घर में पहली वेव में यदि एक को था तो जरूरी नहीं है कि औरों को हो। बट सेकेंड वेव में यदि घर में किसी एक को था तो ये पाया गया कि एक ही साथ बहुत लोगों को हो रहा है और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो सेकेंड वेव में क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत हाई, बहुत सारे बच्चों में हुआ है, तो यदि हम लेस देन 1% का भी रूल लगाए, ये 1% बच्चे भी इस बार ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा नजर में हमें आ रहे हैं। दूसरी रीजन शायद ये है कि फर्स्ट टाइम ये न्यू एंटिटी, ओके। ये नई चीज। तो जब क्लस्टरिंग इस तरीके की केसेस की देखी गई तब डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने ये इंफॉर्मेशन गैदर करी और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट्स बनाए कि हमें ऐसा नजर में आ रहा है कि बच्चों में यदि ये हो तो ये पॉसिबिलिटी रखी जाए कि ये कोविड के एक्सपोजर के बाद। सेकेंड वेव तक वी वर मच वाइजर, हमें एक्सपीरियंस मिल गया था। और इस बार क्योंकि पहले से जानकारी थी और पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स पता थे, तो ये जल्दी पकड़ में आया और जल्दी आइडेंटिफाई किया गया। तो ये कहना कि ये वायरस में कोई बदलाव आया है इसलिए इस बार आया है, ये शायद सही नहीं होगा। ये पहले भी प्रेजेंट था पर इसके नंबर्स फिलहाल, क्योंकि सेकेंड वेव में इन्फेक्शन ज्यादा थे और ये पोस्ट रिकवरी फेज में सामने आ रहा है, इसलिए रिकवर्ड बच्चे ऐसे ज्यादा हैं जिनमें ये हो सकता है और इसकी अवेयरनेस इस बार ज्यादा है। तो शायद इस कारण से ये हमारे नजर में ज्यादा आ रहा है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी थी डॉक्टर नेहा, क्योंकि कोई भी नई डायग्नोसिस या फिर कोई भी नया सिम्टम दिख रहा है तो लोग यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये नया वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, ब्राज़ील वेरिएंट है, सिंगापुर वेरिएंट है। सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। लेकिन अगर किसी बच्चे को होता है और फिर पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स कैसे जानेंगे व्हाट वुड बी देयर सिम्टम्स और क्या डायग्नोसिस होगा? सो पेरेंट्स के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि यदि कोई ऐसी फैमिली है जिनको 1 या 2 महीने पहले कोविड की तरह लक्षण हुए, किसी भी घर के किसी भी मेंबर को, चाहे वो टेस्ट करा पाए या नहीं करा पाए, उनके पास प्रूफ है कि कोविड था या नहीं था, बच्चों को लेके उनको ये ध्यान रखना है। और ये सब उम्र के बच्चों में, चाहे ये 1 साल का बच्चा हो, चाहे ये 14 साल का एडोलेसेंट हो, ओके। ये ध्यान में रखना है कि इनमें अगर अब फीवर आ रहा है, वापस से बुखार आ रहा है और बुखार के साथ-साथ
और तकलीफें उमड़ रही हैं, जैसे कि उल्टी, पेट में दर्द, दस्त हो जाना, आँखों का लाल हो जाना, मुँह के अंदर लाली आ जाना, ओके, चमड़ी पे दाने आ जाना, रैशेज़ आ जाना, ओके, साथ ही में कहीं पे दर्दें शुरू होना, जैसे कि हाथ में, पाँव में दर्द महसूस होना, कहीं पे नोड्यूलर स्वेलिंग्स आ जाना, हल्का-सा सूजन लगना और गोल के आकार में लगना। और इसके साथ यदि ये कंप्लेंट्स कंटिन्यूइंग है, 1, 2, 3 दिन से ज़्यादा है, तो इन कंप्लेंट्स के साथ जब हम डॉक्टर से मिलते हैं या डॉक्टर की राय लेते हैं, तो डॉक्टर्स कुछ जानकारी लेने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। और इन ब्लड टेस्ट की जानकारी से हमें ये अनुमान मिलता है कि शरीर के किस भाग में सूजन हो सकती है और वो सूजन कितनी हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही इस सिंड्रोम का ओके, डायग्नोसिस प्रूव होता है। सो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि पास में यदि एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर के पश्चात अगर बच्चों में बुखार के साथ साथ शरीर में तकलीफ के कोई भी लक्षण आए, तो डॉक्टर से मिलके जानकारी लेके बिना सेल्फ मेडिकेट किए डॉक्टर की राय लेके इसके डायरेक्शन में टेस्ट करा के ये समझें कि क्या ये कोविड से रिलेटेड बीमारी हो सकती है या ये कोई और बुखार के लक्षण हो सकते हैं। ओके। और अगर इससे रिलेटेड किसी बच्चे को मल्टी सिस्टेमिक लक्षण आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसके लिवर से प्रॉब्लम है या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सो न्यू ऐसा भी कहा जा रहा है कि बच्चों को स्टेरॉइड देने से पहले एक बार कंफर्म कर लिया जाए। सो इज़ इट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू गिव स्टेरॉइड्स, एंड अगर है तो क्या उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं? ओके, सो इसको आंसर करने से पहले बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी जुड़ी है इस सवाल में, आई थिंक राइट इन्फॉर्मेशन एंड जी, एजुकेशन, जानकारी रखना कि स्टेरॉइड्स क्या चीज़ है और क्या ये पहली बार बच्चों में इस्तेमाल हो रहे हैं, थोड़ा ये समझना ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में 5 मिनट बताना चाहूँगी। स्टेरॉइड हमारे जी, शरीर में भी नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है, एक ऐसा पदार्थ है जो हमारा शरीर का एक ग्लैंड बनाता है, एक ट्रायंगुलर या त्रिकोण शेप का एक ग्लैंड है हमारी किडनीज के ऊपर, वो बनाता है हमारे बच्चों के अंदर भी। और इसका काम है कि जब भी हमारा शरीर तनाव में आ जाए, हमारा शरीर स्ट्रेस में आ जाए, तो ये हमारी स्ट्रेस से इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन में हीलिंग में मदद करते हैं। स्टेरॉइड्स जो है, ये दवाइयाँ जो स्टेरॉइड्स हैं, ये इसी हार्मोन का एक मैन मेड वर्जन है। ये हम अब लैब में बनाते हैं। ये स्टेरॉइड्स कई तरीके के होते हैं। जो स्टेरॉइड्स हम बच्चों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। और जो स्टेरॉइड से आम जनता परेशान है, वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी मास को बढ़ाने के लिए। तो बीमारी में जो दवा इस्तेमाल हो रही है, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये दवाइयाँ पहली बार बच्चों में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस या सूजन या तकलीफ बढ़ती है, पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे शरीर के स्ट्रेस और सूजन को कम करती हैं। तो MISC में सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि जब इस बीमारी में सूजन बढ़ने लगती है, ये हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स, बहुत ही ज़रूरी हिस्सों में सूजन लाती है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो बच्चों के दिल में इसमें सूजन आने से उनके दिल की धड़कन, उनकी रिदम्स और उनके पावर में असर पड़ता है। यदि इस सूजन को हम कंट्रोल ना करें, तो इसमें आइंदा जाके आगे जाके दिल कमजोर रह सकता है और बच्चों को उम्र भर खतरा बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम वैसे भी ये हमारे शरीर में बन रहा है, पर क्योंकि इस वक्त हमारे शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उसी के अनुसार ये हमारे जी, शरीर को दिया जाता है ताकि ये अपने काम के माध्यम से हमारे शरीर का जो स्ट्रेस है और इन्फ्लेमेशन है उसको कम करे। स्टेरॉइड्स का इन्फ्लेमेशन और हमें स्ट्रेस में मदद देने का तरीका आम तौर पे भी ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रखता है, कि हमारे शरीर की चीनी बना के रखता है ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर बने रहने से हमारे शरीर के बाकी भागों को सब महत्वपूर्ण रसायन मिले। तो जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इस सूजन को कम करने के लिए हम बच्चों को देते हैं,
उस वक्त जब उसकी मात्रा उस डोज में होती है, तो उस समय के लिए कभी कभी बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून की चीनी बढ़ सकती है, और उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। MIS-C में जो खतरनाक इन्फ्लेमेशन पाई गई है, जब उसके लिए स्टेरॉइड्स हम देते हैं, तो शुरुआत में ये स्टेरॉइड्स 3 से 5 दिन दिए जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ये बंद किए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स का अगर हम सोचें कि कोई सीरियस इफेक्ट है, वो अधिकतर उन बच्चों ओके। में होता है जिनको हम बहुत लंबे समय तक ये देते हैं। ये कहूंगी कि थोड़े अनप्लेजेंट इफेक्ट महसूस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए वजन बढ़ जाना, चेहरे का गोल हो जाना। और स्टेरॉइड के ओके। समय, क्योंकि ये हमारी सूजन को कम करती है, ये हमारे शरीर को शांत करते हैं, तो उस समय किसी और इन्फेक्शन के होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, उसमें अगर हम सतर्क रहें और इन चेंजेस को ऑब्जर्व करें, तो ये जितने भी हमारे स्टेरॉइड से रिलेटेड कंसर्न आते हैं, ये टेम्पररी ही रह जाते हैं। ये उसी समय के लिए रहते हैं जिस समय के लिए दिया जा रहा है, जो कि भी छोटा समय है। तकरीबन 1 महीने में ये दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। पेरेंट्स को ये पहचानना ज़रूरी है, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि ये दवाई आमतौर पे भी हमारे शरीर में होती है, ये पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रही है। अंदर की सूजन इस समय बहुत बड़ा ओके। खतरा है और बहुत खतरनाक एनिमी है, और उससे लड़ने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो जब इसका इस्तेमाल हो, तो अपने डॉक्टर से समझें कि इस समय बच्चे को क्या फ़ायदा है और इसको ना देने का क्या नुकसान है, और देने के समय हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि इनके ये इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ हो जाएँ, कम हो जाएँ, और धीरे-धीरे बच्चा, जैसे-जैसे बच्चा MIS-C में बेटर होने लगे, ये दवाइयाँ जब बंद हो जाएँ, तो बच्चे की इक्विलिब्रियम वापस से वो मनस्थिति हम वापस ला सकते हैं, बैलेंस बच्चे में वापस आ जाता है, और हम अधिकतर जिन बाकी बच्चों में भी ये देते हैं, धीरे-धीरे वो अपने लाइफ में नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट खत्म होने लग जाता है। तो इन सब का हमें ध्यान रखते हुए ही इस चीज़ को समझना है। बहुत ही आसान भाषा में एक्चुअली आपने बताया, और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, स्पेशली पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस को जब एपिडेमिक मान लिया गया, उसके रीज़न को यही बताया गया था कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स देने के वजह से ब्लैक फंगस के इन्फेक्शंस की इंक्रीज़ हो रही है, और डायबिटिक पेशेंट्स की इंक्रीज़ हो रही है। तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो डरे हुए थे स्टेरॉइड्स को लेके। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने समझाया है। अगर हम ये मान लें कि वैसे केसेस अगर बढ़ें, वैसे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी ना, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या कैसी कैसी इक्विपमेंट्स, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इन इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, और मे बी यू विल बी द राइट पर्सन टू टेल। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वेव में हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, तो एक ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, एंड नाउ फॉर फर्दर वेव्स अगर हम बात करें, स्पेशली विद MIS-C, अगर इनफैक्ट इंक्रीज होता है केसेस, तो क्या हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में हाँ, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट महत्वपूर्ण लेना सवाल चाहिए? है, और इसमें हमें इसको अप्रोच करते हुए ये ध्यान देखना है कि किसी बच्चे में अगर कोई परेशानी शुरू हुई और अगर उसका बेस्ट आउटकम एडमिशन इंटेंसिव केयर में है, तो इसमें जितनी कड़ियाँ जुड़ी हैं, इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक अवेयरनेस लानी है, एक पहचान लाना है सब में, कि यदि इस वक़्त बच्चों में, क्योंकि हमारा सेकंड वेव अप्रैल मई में जो पीक कर रहा है, हम उसके अभी 1 महीना ही पश्चात है। तो ये ऐसा समय है जिसमें बहुत बच्चों में पोस्ट कोविड MIS-C के चांसेस हो सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये सब बच्चों में नहीं होते हैं, ये लेस देन 1% में ही पाए जा रहे हैं अभी तक। तो पब्लिक अवेयरनेस से, पेरेंटल अवेयरनेस से, कि बच्चों में यदि कोई बुखार आए तो उसको मामूली बुखार की तरह ना ट्रीट करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें, और डॉक्टर से राय लें। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी जोड़ना जरूरी है। शायद इसमें टेलीमेडिसिन का रोल है, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में देखा है, ताकि पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन से ज्ञान मिले और वो उनसे बात कर पाए। यदि ये अप्रोच सेकंड कड़ी, इस अप्रोच के बाद अगर बच्चों के सिम्टम्स राइट। देखते हुए, सारा सब कुछ डिटेल में समझते हुए
जिस पॉइंट पे हमें लगे कि शायद ये पोस्ट कोविड MIS-C की पॉसिबिलिटी है, इसमें लैब टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बच्चे हैं उनमें बड़ों से फ़र्क ये है कि हर उम्र के बच्चों में अपने चैलेंजेस हैं उनके ब्लड सैंपलिंग के। क्योंकि इनकी नसें नाजुक हैं, क्योंकि इनकी सैंपलिंग लेने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बच्चे सुइयाँ देख के घबरा जाते हैं और उनकी घबराहट देख के माँ-बाप घबरा जाते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है और वो ऐसे लोगों को राइट। ट्रेन करना ज़रूरी है जो सही समय पे बच्चों की सैंपलिंग कर पाएँ। और ऐसा देखा गया है कि अ, हमें बीमारी को चेज़ करना है, बीमारी में आगे रहना है और आगे रहने के लिए शरीर के अंदर क्या हो रहा है, सूजन फैली है, सूजन सीमित है, वो जानने के लिए एक बार ब्लड टेस्टिंग नहीं, शायद हमें बार-बार करनी पड़े। तो ऐसे में पेरेंट्स का डॉक्टर से कनेक्ट बना रहे, उनको उनका एक्सेस मिले, चाहे टेलीमेडिसिन से डायरेक्टली और बच्चों को लैब फ्लेबोटमी सर्विसेज़ माने कि उनकी खून की जाँच समय पे हो पाए, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर रेज़ करना है। इन लैब टेस्टिंग में भी ये ज़रूरी है कि MIS-C से जुड़े जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उनके किट्स लैबोरेटरीज़ में अवेलेबल रहें। क्योंकि बार-बार एक बच्चे में ये दोबारा किए जा सकते हैं। तो उन किट्स की, उन इक्विपमेंट्स जो खास जैसे नाम है CRP-D डाइमर, इनकी किट्स हमें स्टॉक आउट ना हो जाएँ, ये कम ना पड़े। नेक्स्ट कड़ी में ये ज़रूरी है कि जिन बच्चों में ये पाया जाए कि इनको भर्ती करना है, जिनको हमें इवैल्यूएशन डिटेल में करना है कि बॉडी के अंदर कितनी सूजन है, कहाँ स्वेलिंग है, क्योंकि इसमें दिल में स्वेलिंग आती है, इसलिए एकोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन, उसको चेक करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो कि बच्चों के दिल के अल्ट्रासाउंड को पहचान पाएँ, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि किन्हीं बच्चों को एडमिट करके हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़े, जो कि खास उस बच्चे के लिए हैं और दिल के प्रेशर्स, ब्लड प्रेशर्स, वाइटल ऑर्गन चार्टिंग और टेस्टिंग करनी पड़े, उसके लिए HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स या पीडियाट्रिक ICUs की ज़रूरत है। और पीडियाट्रिक ICUs और HDUs में ट्रेन्ड मैन पावर, वो नर्सेज़ जो बच्चों की दवाइयाँ बनाना जानती हैं, क्योंकि बड़ों में अक्सर दवाइयाँ स्टैंडर्ड डोज़ में होती हैं। बच्चों में हर उम्र में और बच्चे के वज़न के हिसाब से दवाइयाँ अलग हो जाती हैं। बच्चों में दवाइयाँ के देने की स्पीड बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। बच्चों में जो इक्विपमेंट्स है वो हर उम्र राइट। के हिसाब से अलग होते हैं। 1 साल से बच्चे को बीपी मेज़र करने का इक्विपमेंट अलग होता है, 1 से 5 जी। साल से फ़र्क हो जाएगा, 5 साल से ऊपर बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। तो इनकी ये दवाइयाँ जो सिरप फ़ॉर्मुलेशंस में आएँगी, टैबलेट फ़ॉर्मुलेशंस में नहीं आएँगी। छोटे बच्चे के लिए स्ट्रॉन्गर सिरप्स आएँगी, दूसरे बच्चे के लिए फ़र्क आएँगी। तो एडमिशन सेटअप में एकोकार्डियोग्राफी, इंटेंसिव केयर सपोर्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री ऐसी मशीनें जो इनका ब्लड प्रेशर, इनकी दिल की धड़कन, इनकी ऑक्सीजन, ऐसा मैन पावर जो इनकी कंप्लेंट्स को फटाफट पहचान पाए। इसलिए पीडियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक सपोर्ट टीम, पीडियाट्रिक ट्रेन्ड नर्सेज़, इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। कई-कई लेवल पे इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्केल करने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल जैसा कि कहते हैं कि बेड्स पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं। एंड उससे रिलेटेड जैसा आपने बताया कि एक कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों। आई एम श्योर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स इस पे वर्क कर रही है होगी। एंड कुछ इससे रिलेटेड अगर डॉक्टर नेहा, अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज विच यू थिंक वुड यू लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स, अपने उनके पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, एक आपकी क्या राय होगी इस पैंडेमिक में उनके लिए? सो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमने नोटिस किया कि जब ये पैंडेमिक फैला, तो एक जन से दूसरे जन से तीसरे जन में, तीसरे से 10वें में धीरे-धीरे ये वाइल्ड फायर की तरह फैला। इसमें ये ज़रूरी है कि उसी तरीके से हम एक-एक-एक करके, एक कलेक्टिव तरीके से इसको रोकने की भी कोशिश करें। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ज़रूरी है। और हम ये याद रखें कि ये बच्चे रोज़ हमें देख रहे हैं, हम ही इनके रोल मॉडल्स हैं। तो जब पेरेंट्स ये फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स, बच्चे ऑटोमैटिकली उसको फॉलो करते हैं। सो अगर हमें एक्शन करना है, अगर हमारे हाथ में कुछ है करने को जिससे कि हम इस वेव की दूरी बनाएँ, इस वेव को वीकर बनाएँ और शायद आने ही ना दें, उसके लिए हमें एकजुट होके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि
साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे कि वैक्सीनेशंस जो हमारे शरीर को ये ज्ञान देती हैं कि आइंदा से इन कीटाणु से कैसे लड़ना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि इस वक्त बच्चों में वैक्सीन अंडर ट्रायल है पर बड़ों में वैक्सीन अवेलेबल हैं, और देखा गया कि पिछली बार जब जब बड़े जी। घर में बीमार पड़े तभी बच्चे बीमार पड़े। इसलिए बड़ों को ये जिम्मेदारी लेनी है कि वो आगे आकर अपनी वैक्सीन ले और एक तरीके का किला बनाए अपने घर में, जिससे कि ये कीटाणु घर के अंदर बच्चों तक ना पहुंचे। इन सब चीजों में ये भी ध्यान दें कि इसमें पैनिक या एंजाइटी से काम ना ले। हमारे एक्सपीरियंस में कुछ रीअश्योरिंग ऑब्जर्वेशंस ये रही कि पहली वेव में या सेकेंड वेव में बच्चों में यदि कोरोना के इन्फेक्शन हुए भी तो 90% ज्यादा बच्चों में ये माइल्ड ही थे। वो बच्चे बहुत जल्दी रिकवर किए और घर में रिकवर किए। इनमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों में, क्योंकि ये माइल्डर प्रेजेंटेशन है, बच्चों में जो बड़ों की दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल ना करें। एक्सपर्ट से राय लेके ही दवाई का इस्तेमाल करें। और ये भी कहना चाहूंगी कि ये ध्यान में रखें कि बच्चों में यदि MIS-C की पॉसिबिलिटी रखें, ध्यान में रखें, फीवर में एडवाइस लें, क्योंकि इसमें सही टाइम पे सबसे पहले सलाह लेने से, सबसे पहले डिटेक्शन से, जब दवाई टाइम से शुरू होती है उसका बहुत ही बढ़िया आउटकम होता है। हम देख रहे हैं कि जो समय से बच्चे जिनको दवाई मिल जाती है उनके शरीर इसमें बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में स्ट्रेस और एंजाइटी और ना बढ़ाएं। लॉकडाउन के कारण से ही बहुत बच्चों को घर में तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, और घर के आसपास के लोग जो उनके स्ट्रेंथ हैं, जो उनके पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं, उनमें तनाव देख के ये बच्चे और परेशान हो सकते हैं। तो हम ये पहचानें कि ये बच्चे अपने ही लाइफ में बहुत अच्छा कोप कर रहे हैं, बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, और इनका स्ट्रेस बढ़ाने की जगह हमें इनको पॉजिटिव होप देना है और एक हैप्पी माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इनके लिए। तो ये कुछ मैसेजेस से मैं क्लोज करूँ। Well, thank you so much, Dr. Neha, for this very very useful and important information. Especially जो आपने लास्ट में बोला कि बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, और वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स, एजुकेशन सब कुछ डिले हो गया है। और ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को कोई बीमारी होती है तो वो धीरे धीरे होते बच्चों में आ जाती है, कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से। तो दैट वी टोटली अग्री विथ यू डॉक्टर ने। हम कोशिश करेंगे जब जब इस मैटर पे सवाल उठते रहेंगे और कन्फ्यूजन बढ़ती रहेगी, हम फिर से जुड़ना चाहेंगे, आपसे राय लेना चाहेंगे, आपका मशवरा लेना चाहेंगे, क्योंकि एज यू राइटली सेड इन द बिगिनिंग कि इस पैंडमिक में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। जितना पैंडमिक से लोग नहीं घबरा रहे हैं उससे ज़्यादा इन्फोडेमिक से लोग घबरा रहे हैं। सो हमारे चैनल की भी एक ये मुहिम है, एक ये प्लेज हमने लिया है कि इस पैंडमिक से तो आप लड़ रहे हैं, हमारे हेल्थ वर्कर लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, लेकिन वी एज अ चैनल वी विल फाइट अगेंस्ट इन्फोडेमिक। गलत चीज़ों बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं लोगों को, लेकिन इससे हमें रोकना है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू।